हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्केलेटल नर्सिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस गुड मॉर्निंग के साथ न्यू न्यू बोर्न असेसमेंट हम पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्लास आइए। तो एक मोटिवेशनल थॉट के साथ मिसाइल मैन के द्वारा जो लिखी गई है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। ऐसे सपने क्या ही देखे जो नींदों में देखें। आप सपना ऐसा देखो जो आपको नींद ही नहीं आने दे। तो बच्चों, आपने सपना देखा है नर्सिंग ऑफिसर बनने का और एम्स में सर्विस जॉब करने का, तो आप डेफिनेटली आप एक सपने को पूरा कर सकते हो। आप अच्छी तैयारी करो और एक अ, अच्छा स्कोर करके आप एम्स में सिलेक्ट हो जाओ। तो हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, न्यूबॉर्न का असेसमेंट पढ़ा था, फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ा था। इसमें हमने हेड, फेस, फेस में आईज, नोज, माउथ, चेस्ट और स्पाइन कवर किया था। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल, जेनिटल ऑर्गन्स एंड एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ये कवर करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे बर्थ मार्क। जो बर्थ मार्क होते हैं बच्चे के जन्म के टाइम, वो हम देखेंगे। तो स्मॉल स्मॉल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और एक कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे जो हमारी एग्जाम को डेफिनेटली एक अच्छा साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। एब्डोमेन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, न्यू बोर्न का जो एब्डोमेन है वो फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, तो हमको फ्लैट होना चाहिए, मतलब बच्चे का जो एब्डोमेन है वो कर्व्ड नहीं होना चाहिए, मतलब स्क्वायड नहीं होना चाहिए और प्रोट्रूजन नहीं होना चाहिए एब्डोमेन में, ओनली फ्लैट होना चाहिए और राउंडिंग हो सकता है। ज्यादा abnormality है तो अपन को नोट करना है, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चे का जो पेट है वो कैसा होना चाहिए? बच्चे का पेट है वो फ्लैट होना चाहिए बच्चों। ठीक है, और राउंड होना चाहिए। और कैसा नहीं होना चाहिए, मेन बात है कैसा नहीं होना चाहिए। तो कैसा कैसा नहीं होना चाहिए? स्केपोइड, स्केफोइड या सी सेफ। स्केफोइड और सी सेफ। जैसे ये बच्चे का एब्डोमेन है, ये चेस्ट हो गया और इस तरह से है, abdominal है, तो वो सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ये नोट करना है, स्केफोइड abdominal है वो नोट करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि स्केफोइड कहीं न कहीं कोई बच्चे के अंदर अबनॉर्मलिटीज है, उसी कंडीशन में ये ऐसा abdominal आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोट्रूजन है, कोई उभार है, अबनॉर्मल उभार है, तो वो किसी अबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकता है, तो वो भी अपन को नोट करना है बच्चों। अच्छा, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चों अम्बिलिकल कॉर्ड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के, जब बच्चा जब यूट्रस में होता है, न्यूट्रिशन और ये सप्लाई करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, नरिशमेंट सप्लाई करने का इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या चीजें मेन एग्जाम में पूछी जाती है? तो मैं बात करूं अम्बिलिकल कॉर्ड में, कॉर्ड को क्लेम कब करना चाहिए, कितनी कितने टाइम में क्लेम कर देना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कॉर्ड क्लेम कब की जाती है। कॉर्ड क्लैंप बच्चों, कॉर्ड क्लैंप है वो 1 to 3 मिनट्स के अंदर क्लेम कर देनी चाहिए। 1 से 3 मिनट के अंदर कॉर्ड को क्लेम कर देना चाहिए। क्योंकि क्यों करना चाहिए? इसको डिले कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसको डिले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 से 3 मिनट के बाद हम क्लेम करेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? देखो बच्चों, बच्चे के अंदर
अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड आता है, तो यदि क्लैंप हम डिले करेंगे, लेट करेंगे, तो बच्चे के अंदर ब्लड ज्यादा चला जाएगा। तो ज्यादा ब्लड चला जाएगा तो इसको बोलेंगे हम पॉलीसाइथेमिया। पॉली पॉलीसाइथेमिया कंडीशन बोलते हैं। बच्चे के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, और बच्चे का लीवर छोटा है, किडनी छोटी है, सब अभी रिसेंटली मैच्योर है या मैच्योर हो भी रहे हैं कई ऑर्गन। तो ज्यादा वॉल्यूम जो ब्लड है उसको मैनेज करना बच्चे के छोटे छोटे ऑर्गन्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगा जॉन्डिस। क्या बच्चों? जॉन्डिस क्या डेवलप हो जाएगा? ठीक है। क्यों डेवलप हो जाएगा इसका आपको आइडिया आ गया होगा कि ज्यादा ब्लड हो जाएगा बच्चे के अंदर, इसके द्वारा जो आएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जो आएगा, और बच्चा इसको मैनेज करेगा, हैंडल करेगा ज्यादा ब्लड को, तो उसको मे बी जॉन्डिस होने का चांस रहता है। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, कॉर्ड जो क्लैंप है वो 1 to 3 मिनट में ही कर देनी चाहिए। 1 से 3 मिनट के अंदर कॉर्ड को क्लैंप कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब अपन बात करें, कोड अपन ने क्लेम कर दिया। अच्छा, कोड क्लेम्प कितनी दूरी में करें? बच्चे के जो अब्डोमिनल वॉल है उससे कितनी दूरी के बाद जो कोड क्लैंप लगेगी फर्स्ट वाली, और दूसरी वाली कितनी दूरी पे लगेगी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कोड क्लैंप के लिए कोड क्लैंप कोड क्लैंप बच्चों, कोड क्लैंप कहाँ कहाँ पे लगेगी? तो मैं कहूंगा अब्डोमिनल वॉल के, बच्चे का जो अब्डोमिनल वॉल है, abdomen वॉल के 2 to 3 सेंटीमीटर अवे, बच्चे का जो abdominal वॉल है उससे 2 से 3 सेंटीमीटर दूर। एंड सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली अप्लाई करेंगे अपन, और सेकंड वाली कहाँ करेंगे? फर्स्ट जो अपन अप्लाई की है उसके फर्स्ट क्लैंप कॉर्ड कॉर्ड के 2 to 3 सेंटीमीटर अवे दूर करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। और ये जैसे डायग्राम बताता हूँ आपको। जैसे ये बच्चे का अब्डोमिनल वॉल है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है बच्चों। तो अपने ये अब्डोमिनल जो दूरी है, एक तो यहाँ क्लेम कर दिया, ठीक है, और एक यहाँ कर दिया। ठीक है। तो और बीच में से अपन को इसको कट कर देंगे। ठीक है। इसका हम डायग्राम दिखाता हूँ। देखो देखो बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है डायग्राम? सबसे फर्स्ट ये अपने क्लेम की, और ये वाली सेकंड वन। ठीक है। ये फर्स्ट, ये वाली सेकंड वन है। कॉर्ड अपने क्लेम कर दिया है। समझ में आया? तो कोड क्लैंप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अब्डोमिनल वॉल के कितनी दूर बाद ये लगेगी, कोड जो क्लैंप होती है वो कितनी दूर लगेगी? 2 to 3 सेंटीमीटर दूर लगेगी उसके फर्स्ट वाले के, और सेकंड वाली जो है वो फर्स्ट के 2 2 सेंटीमीटर दूर लगेगी। ऐसे अप्लाई आपको करना है, और बीच में से अपन इसको कट कर देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं बात करता हूँ अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर के बारे में। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अम्बिलिकल कॉर्ड उस दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन हो जाता है, क्योंकि बच्चे को उस दौरान उसका रोल है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इसमें केयर क्या करनी चाहिए? देखो, अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर है इसलिए करनी चाहिए कि कहीं इससे इन्फेक्शन होकर बच्चे को रिस्क न हो जाए। तो केयर क्या करेंगे? बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उस पे कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, उसके उससे कोई वॉश नहीं करेंगे, धोना नहीं है उसको, उसमें कोई क्रीम नहीं लगानी है, उसमें कोई ऑयल नहीं लगाना है, उसमें कोई जैसे रिचुअल्स होता है, कोई टर्मरिक पाउडर लगाता है, हल्दी लगाते हैं, तो वो सब चीज नहीं करना है। उससे क्या है कि बच्चों को इन्फेक्शन ही जाएगा उल्टा। तो जो अम्बिलिकल जो कोर्ड है उसको हमेशा ड्राई रखना है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होगा तो वो इन्फेक्शन बढ़ने का चांस है, इसलिए उसको ड्राई, हमेशा ड्राई रखना है। कोई पाउडर वगैरह नहीं लगाना उस पे ज्यादा। तो उस
इस तरह की आप केयर है वो करनी चाहिए। तो क्या है उस पे अम्बिलिकल कॉर्ड पे कीप इट ड्राई, कीप इट ड्राई रखना है। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट इस पे डोंट अप्लाई डू नॉट अप्लाई शैम्पू वगैरह नहीं यूज करना है, सोप वगैरह यूज नहीं करना है। तो मैं लिख सकता हूँ डू नॉट यूज क्रीम यूज नहीं करनी है। ठीक है। आप सब समझ गए होंगे कि डू नॉट अप्लाई क्रीम, साबुन वगैरह यूज नहीं करनी है। ठीक है। और एनी लोशन वगैरह यूज नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों इसको ड्राई रखना है। ठीक है। और ये फॉल कब हो जाएगा, ये भी पूछ लेते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल कब हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये 5 से 10 दिन के अंदर, 5 से 10 दिन के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड है वो फॉल हो जाता है। क्या मैकेनिज्म क्या रहती है, मैकेनिज्म क्या रहती है पूछ ही ले तो इसमें रहता है ड्राई गैंग्रीन। क्या बच्चों, ड्राई गैंग्रीन रहती है जिससे क्या है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड सूख के गिर जाती है। ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना है, बच्चे जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड से कोई ऊजिंग नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, उसको 15 से 20 मिनट हर 15-20 मिनट में आपको चेक करते रहना है। क्योंकि वहां से यदि कोई ब्लीडिंग है, कुछ ऊजिंग हो गया है, तो बच्चे में ब्लड लॉस होता रहेगा और बच्चे को फिर हाइपोवोलेमिक स्टेट में जाना पड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि बच्चा इस कंडीशन से सफर नहीं करे। उसके बाद बात करते हैं अपन, देखो कई कई मदर क्या करती है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको डायपर में दबा के रख देती है। तो डू डू नॉट कवर विथ डायपर, डायपर से उसको कवर नहीं करना है। क्योंकि कवर कर दोगे तो वो मॉइस्ट रहेगा और उसमें वो ड्राई नहीं हो पाएगा, तो उसमें इंफेक्शन फैलने के चांस रहेंगे। तो हमेशा अम्बिलिकल जो कॉर्ड है उसको ड्राई रखेंगे और वो ड्राई गैंग्रीन से फॉल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। 5 और 10 दिन में, 5 से लेके 10 दिन में अपने आप ही वो ड्राई होके गिर जाता है। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। उसके बाद ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। क्लैंप का टाइम मैंने बताया 1 to 3 मिनट। और क्लैंप कितनी कितनी दूर में करना है वो भी मैंने बताया, 2 to 3 सेंटीमीटर फ्रॉम abdominal wall ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। एंड फर्स्ट के बाद है वो सेकंड है जो, वो भी फर्स्ट के अवे फ्रॉम 2 to 3 सेंटीमीटर अवे करना है उसको, वो भी ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद मैं बात करूं, abdominal की बात होगी, अब जेनाइटल ऑर्गन। क्या बच्चों, जेनाइटल ऑर्गन, जेनेटल ऑर्गन हम अलग अलग डिस्कस करेंगे मेल और फीमेल के, और तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है बच्चों, सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए कि इसमें सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो ध्यान में रखना आपको। जेनाइटल ऑर्गन, देखो जेनाइटल ऑर्गन है, इसमें मैं बात करूं, सम मेल और फीमेल में होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, जैसे लीबिया, फीमेल का लीबिया है वो होमोलोगस होता है, होमोलोगस टू स्क्रोटम। ठीक है बच्चों। और जो फीमेल का है, ये फीमेल हो गया, ये मेल का। ठीक है बच्चों। और फीमेल का क्लाइटोरिस है, वो होमोलोगस होता है पेनिस के, मेल के पेनिस के। तो सम होमोलोगस ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले फीमेल।
फीमेल की हम बात करते हैं। देखो, फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है, वो एडिमेटस हो सकता है, वो नॉर्मल फाइंडिंग है, एडिमेटस हो सकता है, फीमेल फीमेल का जेनिटल ऑर्गन है। उसके अलावा उसकी जो और ओपनिंग है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की जो ओपनिंग है, वो भी अपन को देखना है कि क्लाइटोरिस है वो यूरिथ्रल ओपनिंग को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो वेजाइनल ओपनिंग है उससे उसको कोई abnormal फीटस सॉरी फीसस फीचर नहीं बनी हुई है, स्टूल तो नहीं आ रहा है, अब नॉर्मल फिस्टुला तो नहीं है, फिशर या फिस्टुला हो सकता है वेजाइनल वॉल के अंदर, जिससे क्या कि वेजाइना के थ्रू यूरिन भी आ सकता है, स्टूल भी आ सकता है, तो ऐसी चीज़ों को अपन को नोट करना है। इसके अलावा जो हाइमन है वो परफोरेटेड है कि नहीं है, है इम्परफोरेटेड हाइमन हो सकता है, जिसके कारण बच्चे के पेट में दर्द वगैरह की कंडीशन हो सकती है ना। तो मैं एक वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तो फीमेल के अंदर सबसे पहले अपन को देखना है कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है वो एडिमेटस हो सकता है बच्चों, क्या, मैं लिख देता हूँ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में क्या क्या आ गया, देखो लीबिया एंड क्लाइटोरिस, ये क्या हो सकते हैं, ऑर्गन है वो एडिमेटस हो सकते हैं। एडिमेटस हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। इसके बाद मैं बात करूं, नेक्स्ट वन, जो लीबिया है उसके अंदर वर्निक्स केसियोसा हो सकता है। वर्निक्स केसियोसा मैंने पहले पहले क्लास में आपको समझाया अच्छे से कि वर्निक्स केसियो है एक चीजी वाइटिस सब्सटेंस होता है जो बच्चे के कवर करता है और थर्मल रेगुलेशन का काम करता है। तो लीबिया में एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में क्या हो सकता है, वर्निक्स केसियोसा हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, वर्निक्स केसियोसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल फाइंडिंग रहेगी। इसके बाद अपन बात करेंगे वेजाइनल की, ठीक है। मैंने पहला पॉइंट आपको पहले ही बताया था कि जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वो कवर विथ क्लाइटोरिस, ये भी आप लिख सकते हो, यूरिथ्रल गैप देख लिखते हैं, ओपनिंग कवर्ड बाय कवर्ड बाय किससे बच्चों, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिक्स, ठीक है। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ, दिख रहा है आपको, यूरिथ्रल ओपनिंग कवर्ड बाय क्लाइटोरिस, ठीक है। इसके बाद वेजाइनल जो ओपनिंग है उसमें बच्चों मैंने बताया आपको वैसे पहले कि यूरिन नहीं आना चाहिए, स्टूल नहीं आना चाहिए। यदि आ रहा है तो क्या कंडीशन है, देखो यूरिन एंड स्टूल आ रहा है, यूरिन आ रहा है तो कहीं ना कहीं वेजाइनल ओपनिंग है वो ब्लेडर से कनेक्ट हो चुकी है, फिस्टुला बन चुका है, तो इसको हम बोलेंगे वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, क्या बोलेंगे बच्चों, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। और यदि स्टूल आ रहा है इसमें यूरिन आएगा बच्चों, वेजाइना से क्या आएगा, यूरिन आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये नॉर्मल फाइंडिंग है, यदि है तो अपन को तुरंत है इन्फॉर्म करना डॉक्टर को, सॉरी। इसके बाद रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, देखो बच्चों, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला है तो वेजाइना के थ्रू क्या आएगा, स्टूल आएगा, ठीक है।
और वेजाइना के अंदर वो फाउल स्मेलिंग नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों फाउल स्मेलिंग है तो भी आपको नोट करना है। और अब नॉर्मल डिस्चार्ज है कोई तो भी आपको नोट करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन आप इन सब चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने नोट्स बना लेना। एक एक चीज़ आपको अच्छी तरह से बताई जाएगी जिससे कि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा और बहुत आगे हेल्प करेगा। डेफिनेटली आपका आने वाला जो नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो क्रैक होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं बात करूं हाइमन की। देखो बच्चों, अ, आपने एक टर्म सुना होगा इम्परफोरेटेड हाइमन। ठीक है, हाइमन एक लेयर होती है, एक कवरिंग होती है जो वेजाइनल ओपनिंग में होती है। और यदि ये कवरिंग इम्परफोरेटेड है तो इसमें कलेक्शन और फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कोल्पस, हाइड्रोकोल्पस के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो हाइमन है वो क्या होता है? इट इज ए membrane that cover vaginal opening। ठीक है, ये हमेशा इम्परफोरेटेड होनी चाहिए। ठीक है, यदि ये परफोरेटेड नहीं है, यदि फुल्ली कवर होगी, ये पार्शियली होनी चाहिए, फुल कवर नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब फुल कवर नहीं होनी चाहिए। यदि फुल कवर होगी तो अब नॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाएगी, फुल कवर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक टर्म आती है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टर्म आती है हाइड्रोकोल्पस। क्या बच्चों? हाइड्रोकोल्पस। देखो बच्चों, हाइड्रोकोल्पस ध्यान रखना क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन वेजाइना। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम हाइड्रोकोल्पस। हाइड्रोकोल्पस इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फीमेल का जेनिटल ऑर्गन के बारे में मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले मैंने बताया कि फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उसमें एडिमा स्वेलिंग हो सकती है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पे वर्निक्स केसियोसा मिल सकता है। और यूरिथ्रल जो ओपनिंग है वो कवर हो सकती है क्लाइटोरिस से, होनी चाहिए। और वेजाइनल जो ओपनिंग है उसके बारे में अपन बात करें तो वेजाइनल ओपनिंग में अब नॉर्मल कुछ फाइंडिंग हो तो आप नोट करते हैं, जैसे यूरिन आ रहा है तो हो सकता है ये वेसिक वेजाइनल फिस्टुला बना हो बीच में। फिस्टुला मतलब क्या होता है? फिस्टुला अब नॉर्मल कनेक्शन होता है, अब नॉर्मल कनेक्शन होता है दो ऑर्गन्स के बीच में, उसको फिस्टुला बोलेंगे। और रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, रेक्टो मतलब रेक्टम, रेक्टम में, वेजाइनल मतलब वेजाइना के बीच में, तो रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला है तो स्टूला आएगा। वेसिको की यहाँ मतलब होता है बच्चों, वेसिको का मतलब होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। रेक्टो का मतलब होता है रेक्टम, रेक्टम और वेजाइनल के बीच में जो ओपनिंग है उसको रेक्टो वेजाइनल। और यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना के बीच में उसको वेसिको वेजाइनल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। कुछ फॉल्स स्मेलिंग है बच्चों तो नोट करनी है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। अब नॉर्मल कोई डिस्चार्ज आ रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको भी अपन नोट करेंगे। हाइमन है जो कवर करती है, वो यदि फुल कवर करती है तो अब नॉर्मल कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको हाइड्रोकोल्पस के नाम से जान जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द वेजाइना। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद एक बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। देखो, फर्स्ट वर्डिंग कब करेगा बच्चा? फर्स्ट वर्डिंग कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट वर्डिंग कब करता है? देखो बच्चों, 12 से 24 घंटे के अंदर फर्स्ट वर्डिंग होनी चाहिए।
ठीक है बच्चों, 12 से 24 घंटे के अंदर बच्चा एक बार यूरिन करना चाहिए, कर देना चाहिए, ठीक है, तभी वो नॉर्मल है। यदि वो यूरिन नहीं करता है तो आप डेफिनेटली उसमें कुछ न कुछ दिक्कत होगी। तो आपको ये सब नोट करना है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, ठीक है। फर्स्ट वर्डिंग के बारे में मैंने बताया। उसके बाद फीमेल ऑर्गन के बारे में अपना पढ़ा, अब मेल ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मेल ऑर्गन में सबसे पहले मैं बताऊं, स्क्रोटम। स्क्रोटम की बात करूं, स्क्रोटम है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है, जो एक पेंडुलम की तरह शरीर के बाहर रहता है, ठीक है। जस्ट मीनिंग हो गया इस, ये बोल सकते हैं। इसके बाद अब नॉर्मल फाइंडिंग क्या होती है स्क्रोटम में? देखो, स्क्रोटम में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, ठीक है, जो आपने सुना ही होगा, फ्लूइड, अब नॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है स्क्रोटम में। उसमें अपन बोलेंगे हाइड्रोसेल्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं, ठीक है, फ्लूइड कलेक्शन इन स्क्रोटम, ठीक है बच्चों, फ्लूइड का कलेक्शन हो गया स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। इसमें एक टेस्ट भी करते हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों, ध्यान रखना चाहिए आपको, ट्रांस इल्यूमिनेशन, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। ट्रांस इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब लाइट होता है, ट्रांस मतलब थ्रू, लाइट मारेंगे, लाइट टॉर्च लाइट करेंगे स्क्रोटम के, तो इसमें देखिएगा कि फ्लूइड कलेक्शन है स्क्रोटम के अंदर। इस टेस्ट को क्या बोलेंगे? ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। ट्रांस इल्यूमिनेशन मतलब लाइट, लाइट से अपन को पता चलेगा कि स्क्रोटम के अंदर अब नॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा मेल के अंदर दूसरे पॉइंट की अपन बात करें, स्क्रोटम की हो गई, उसके बाद टेस्टिस की अपन बात करें। देखो बच्चों, नॉर्मल जो टेस्टिस है वो, राइट जो टेस्टिस है वो बिगर होता है, और लेफ्ट जो टेस्टिस होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट राइट टेस्टिस है वो कंपेरेटिवली बिगर होता है देन लेफ्ट टेस्टिस, ठीक है। एंड जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो स्मॉलर इन राइट टेस्टिस बट लॉन्गर इन लेफ्ट टेस्टिस, ठीक है। तो पहला क्या है? साइज, साइज की मैंने बात करी। दूसरी मैंने क्या बोला? स्पर्मेटिक कॉर्ड। साइज में बिग, और ये क्या होगा? स्मॉल, ठीक है बच्चों। और फर्स्ट हो गया स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इसमें क्या होगा? स्मॉल होगा, और इसमें होगा बिग। समझ गए बच्चों? तो टेस्टिस के अंदर अपन को नोट करना है कि टेस्टिस की साइज है वो नॉर्मल है क्या, स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो नॉर्मल है क्या, बिग साइज होगी, ठीक है। इसके बाद यदि टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। जब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो जो टेस्टिस है वो नीचे की तरफ अपनी स्क्रोटम में प्रॉपर पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन कई कई बार क्या होता है कि टेस्टिस है वो अपनी प्रॉपर लोकेशन में नहीं आ पाते हैं स्क्रोटम में, तो उस अबनॉर्मल जो कंडीशन हो जाती है उसको हम बोलेंगे क्रिप्टो, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। देखो बच्चों, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म, क्रिप्टो का अब इस नाम से पता चले कि क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। क्या होता है क्रिप्टो का मीनिंग? क्या होता है? हिडन। ऑर्चिडिज्म, ऑर्चिडिज्म का मतलब होता है टेस्टिस। क्या बच्चों? टेस्टिस। तो इसका कंबाइंडली हम कह सकते हैं कि टेस्टिस है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, या टेस्टिस अपनी लोकेशन में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। देखो बच्चों, इसका मीनिंग जस्ट आप मैं लिख देता हूँ।
क्या हुआ इसका मीनिंग? अन अनडिसेंडेड टेस्टिस, अनडिसेंडेड, DESNDED, अनडिसेंडेड टेस्टिस। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग हो गया अनडिसेंडेड टेस्टिस। अच्छा, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म और एक क्रिमेटिक क्रिमेटिक रिफ्लेक्स है, इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन होता है। देखो, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म है वो मेडिकल कंडीशन है, इसमें टेस्टिस है वो नीचे आता ही नहीं है, ठीक है। और जो क्रिमेटिक रिफ्लेक्स है वो एक नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है, जिसमें क्या होता है, टेस्टिस है वो एक रिफ्लेक्ट के दौरान अपर शिफ्ट हो जाता है, तो उसको क्रिमेटिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो हमेशा बच्चा ध्यान में रख दो, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म देखने से पहले आप ये श्योर कर लें कि कहीं न कहीं इसको मतलब क्रोमैटिक रिफ्लेक्स तो नहीं है, ऐसे ही टेस्टिस रिफ्लेक्स की वजह से ऊपर नहीं चले गए हैं, तो ये भी नोट करना आपको। तो क्रोमैटिक रिफ्लेक्स, देखो बच्चों, क्रोमैटिक रिफ्लेक्स नॉर्मल चीज है। हम क्रोमैटिक रिफ्लेक्स बच्चे के अंदर हो गया और हम इसको अच्छे से नहीं देखा है और हम इसको बोल देंगे ये तो क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म और क्रोमैटिक रिफ्लेक्स में क्या है। क्रोमैटिक रिफ्लेक्स में क्या है कि रिफ्लेक्स के दौरान बच्चे का टेस्टिस है थोड़ा सा अपर साइड में शिफ्ट हो जाता है, अपर साइड में शिफ्ट होता है, नहीं कि पूरा अपनी जो प्राइमरी जो एब्डोमिनल के अंदर जो जगह थी उसमें नहीं जाता है, ठीक है। ओनली थोड़ा सा अप शिफ्ट होता है, उसको क्रेमेटिक रिफ्लेक्स बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है कि क्रेमेटिक रिफ्लेक्स। अच्छा, क्रेमेटिक रिफ्लेक्स को कैसे रोक सकते हैं अपन? बच्चे का या तो जो चेक करते हैं ये रिफ्लेक्स, तो स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है या बच्चे को सिटिंग पोजीशन में रखना है, और बच्चे का जो ग्रोइन एरिया है उसको अंगुली और अंगूठे से उसको दबाना है। तो उससे क्या होगा कि जो टेस्टिस है ऊपर की ओर डिसेंड नहीं होंगे और अपन को पता चल जाएगा कि बच्चा टेस्टिस है वो नॉर्मल अपनी जगह आ गए हैं, ठीक है। तो क्रेमेटिक रिफ्लेक्स को कैसे देखते हैं? बच्चे की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन मैं बताऊं तो बच्चे को बेस्ट पोजीशन है स्टैंडिंग या स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन, टेलर पोजीशन भी बोलते हैं। सिटिंग, सिटिंग पोजीशन रखेंगे। और और जो कंप्रेस कर देंगे जो ग्रोइन एरिया है, ग्रोइन एरिया को कंप्रेस करेंगे और पेशेंट की पोजीशन रखेंगे, जिससे हमको अपना क्रोमेटिक रिफ्लेक्स है उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसकी बात करेंगे, पेनिस की। देखो, यूरिथ्रल ओपनिंग है वो नॉर्मली है टिप ऑफ द ग्लास पेनिस के होना चाहिए, लेकिन कई कई बार क्या होता है कि अब नॉर्मल कंडीशन में ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वो अदर साइड में हो जाती है, जैसे जो पेनिस के अपर की साइड में होती है या पेनिस के लोअर साइड में होती है, तो ये सब अब नॉर्मल कंडीशन है। इसकी आपको पता होना चाहिए, इसके टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यूरिथ्रल ओपनिंग मैं लिख देता हूँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यूरिथ्रल ओपनिंग ऑन टिप ऑफ पेनिस। समझो बच्चा, यूरिथ्रल जो ओपनिंग है वो टिप ऑफ पेनिस पे ही होनी चाहिए। यदि वो ओपनिंग कहीं डोर्सल सरफेस पे पेनिस की या वेंट्रल सरफेस पे है तो ये सब नॉर्मल कंडीशन होंगी। यदि वो पेनिस की डोर्सल सरफेस पे है या वो वेंट्रल सरफेस पे है, अच्छा, डोर्सल सरफेस ये अब ऊपर की सरफेस हो गई और वेंट्रल नीचे की हो गई, तो इसको एक नाम से बोलते हैं, डोर्सल सरफेस है तो एपी स्पार्डियसिस,
एपिस्पाइडियसिस। और यदि लोअर पे है तो हाइपोस्पाइडियसिस। हाइपो मतलब बिलो, एपी मतलब अपर, और हाइपो मतलब बिलो, लोअर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना बच्चों, एपिस्पाइडियसिस एंड हाइपोस्पाइडियसिस। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। एपिस्पाइडियसिस एंड हाइपोस्पाइडियसिस, पेनिस की दोनों ही अबनॉर्मलिटीज हैं, इसको आपको नोट करना है। एक अबनॉर्मलिटीज और होती है फीमोसिस। फीमोसिस, फीमोसिस क्या होता है? देखो, फीमोसिस है जो पेनिस की जो फोरस्किन है वो रिट्रैक्ट होती है, अपनी बैक साइड जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फीमोसिस बोलते हैं। अपनी लोकेशन पे जाती है, अपनी बैक लोकेशन पे जाती है, इसको बोलते हैं फीमोसिस। मतलब जो नहीं जाती है उसको फीमोसिस बोलते हैं अपनी प्रॉपर। तो हम मैं लिख सकता हूँ अनेबल टू, अनेबल टू अनेबल टू unable to retract the foreskin of the penis। ठीक है बच्चों, और एक टर्म और आती है पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस जस्ट अपोजिट टू फिमोसिस। बच्चों जस्ट पैराफिमोसिस क्या होता है? अपोजिट टू फिमोसिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? देखो, मैंने आज abdominal के बारे में बताया बच्चे की, abdominal वॉल जो है वो कैसा होना चाहिए, और जेनिटल ऑर्गन के बारे में बताया, जेनिटल ऑर्गन है वो कैसे कैसे होना चाहिए, और इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। इसके बाद एक abnormal टर्म पेनिस की ओर आती है, उसको बोलते हैं चार्डी। क्या बोलते हैं बच्चों? चार्डी। abnormal curvature ऑफ द पेनिस। abnormal curvature ऑफ पेनिस को क्या बोलते हैं? चार्डी। नॉर्मल बोल सकते हो या कर्व्ड बोल सकते हो, कर्व्ड पेनिस। कर्व्ड पेनिस को क्या बोलेंगे? चार्डिक नाम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना जेनिटल ऑर्गन कंप्लीट हुआ बच्चे का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज की। क्या बच्चों? एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं। देखो बच्चों, बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज है, न्यूबॉर्न की जो एक्सट्रीमिटीज है वो मूवेबल एंड फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एक्सट्रीमिटीज है वो रेंज ऑफ मोशन उसका चेक करना है। रेंज ऑफ मोशन, वो अपनी प्रॉपर मूवमेंट कर रही कि नहीं कर रही, ये चीज को नोट करना है। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन चेक कर लिया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो भी है नॉर्मल कर रहा है बच्चा वैसा ही करता रहेगा, तो इस चीज को हम देखेंगे। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन हो गया। इसके अलावा फिंगर्स, बच्चे की फिंगर है वो कहीं ज्यादा तो नहीं है, पोलीडेक्टिली तो नहीं है, पोली पोलीडेक्टिली। ठीक है, पोली का मतलब ज्यादा होता है, और पोलीडेक्टिली मतलब फिंगर्स की जो संख्या है वो नॉर्मल से ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो ये सब नोट करना है कि पोलीडेक्टिली तो नहीं है, फिंगर है वो पोलीडेक्टिली तो नहीं है। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं बच्चों, पोलीडेक्टिली को दूसरा नाम क्या है? दूसरा है सुपर नेचुरल फिंगर। सुपर सुपर न्यूमेरिक, सॉरी न्यूमेरिक,
सुपर न्यूमेरिक फिंगर। ठीक है बच्चों, ये सब नोट करना है। इसके अलावा मैंने पहली क्लास में बताया था कि बच्चे की जो मोस्ट कॉमन जो डिलीवरी के दौरान फ्रैक्चर होता है वो है स्केपुला, सॉरी क्लेविकल फ्रैक्चर होता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। इसके अलावा हिप डिसलोकेशन आप देख सकते हो, बच्चे की डिलीवरी के दौरान बच्चे को डिलीवरी कराते हैं तो इसका हिप डिसलोकेशन हो जाता है, तो वो आप नोट कर सकते हो। हिप डिसलोकेशन आपको चेक करना है। बो ऑफ लेग, देखो बच्चों, बो ऑफ लेग को आप नोट करना है। बच्चे के लेग है वो ऐसे ऐसे रहेंगे, ये पैर मान सकते हो, ये घुटने मान सकते हो, ऐसे बो। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है, बो लेग। ठीक है, ये 18 मंथ तक नॉर्मल होता है बच्चों। 18 मंथ में, 18 मंथ तक नॉर्मल होता है। यदि उसके बाद यदि बो लेग पाया जाता है तो इसको हम रिकेट्स रिकेट्स फाइंडिंग्स मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये नोट आपको करना है। इसके अलावा जो क्रीज होती है, बच्चे के हैंड की जो क्रीज है वो भी अपन को देखना है कि क्रीज है या नहीं है। प्री मेच्योर के अंदर क्या क्रीज होती नहीं है, और पोस्ट मेच्योर में होती होती है, और मेच्योर में भी होती होती है। तो क्रीज को नोट करना है। क्रीज है तो 32 वीक ऑफ जेस्टेशन, बच्चा जब यूट्रस में होता है 32 वीक तक, तो क्रीज है, जो हैंड की जो क्रीज है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो वो भी अपन देखेंगे कि बच्चे की क्रीज बनी है या नहीं बनी है। ठीक है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपन ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 32 वीक, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ भी है तो स्टार मार्क कर लेना। 32 वीक पे क्रीज है वो बननी स्टार्ट हो जाती है, 32 वीक। ठीक है, ध्यान में रखना। इसके अलावा मदर से बेबी में आईजीजी एंड आईजीए ट्रांसफर होती है। आईजीजी है वो बच्चों प्लेसेंटा के थ्रू, और आईजीए है वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे से बच्चा है जो आईजीजी और आईजीए ए दोनों ही मदर से प्राप्त करता है। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्लड वॉल्यूम की बात करें, बच्चे की ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है ड्यूरिंग बर्थ, तो 80 ml। न्यूबॉर्न में कितनी होती है, 80 ml पर केजी। बच्चे का वजन यदि 3 kg का है तो उसका ब्लड वॉल्यूम कितना होगा, 240 ml। ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ब्लड वॉल्यूम कितना है। इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम की भी बात करें अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं इसमें से डायरेक्ट। वैसे पूछ लिया कि न्यू बॉर्न न्यूबॉर्न का इतना वजन है, 3 केजी वजन है, तो उसका ब्लड वॉल्यूम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए 240 ml उसका ब्लड वॉल्यूम होगा। यदि टाइटल वॉल्यूम पूछ लिया आपको, तो टाइटल वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 8 से 10 ml पर केजी होता है। 8 से 10 ml पर टाइटल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, एक बार में कितना वॉल्यूम है वो बच्चा इंस्पायर कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 8 से 10 ml पर केजी। यदि बच्चे का वजन 4 kg है और 10 ml पर केजी से अपन ने किए, तो 40 ml टोटल टाइटल वॉल्यूम हो जाएगा बच्चे का। ठीक है बच्चों, और एक और फुल्ली मेच्योर किडनी ऑफ चाइल्ड कब हो जाती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है, 12 से
18 मंथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल्ली मेच्योर किडनी ऑफ चाइल्ड एट 12 to 18 मंथ। ठीक है। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट की बात करें, कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट कितना होता है बच्चों? कार्डिक आउटपुट का होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल कितने कार्डियक आउटपुट है यदि बच्चे का 100 हार्ट रेट है और स्ट्रोक वॉल्यूम सपोज कम कर सकते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम 10 ml मान लो, तो टोटल कितना हो गया? 1000 ml कार्डिक आउटपुट हो गया। ठीक है, पर मिनट। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है बच्चे के अंदर, बर्थ मार्क का। देखो बर्थ मार्क से भी इम्पोर्टेंट, आपको इमेज दिखा के या आपको वीडियो दिखा के आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई कई बार। तो हमेशा ध्यान रखो उसका बर्थ मार्क क्या क्या होते हैं बच्चे के, तो मैं एक 1 by 1 करके आपको सब बताऊंगा बर्थ मार्क के बारे में। क्या बच्चों? बर्थ मार्क। तो अगली हेडिंग में डालता हूँ, बर्थ बर्थ मार्क। एकदम इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, साधारण हिंदी भाषा में, प्रॉपर एकदम आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा मैं इसको डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल एकदम साधारण इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपने नाम सुना होगा टेलेंजेक्टिवा नेवी। पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टेलेंजेक्टिया टेलेंजेक्टिवी नेवी। दूसरा नंबर लिखता हूँ मैं, नेवस। दूसरा क्या बच्चों? नेवस फ्लेमियस। नेवस फ्लेमस। थर्ड वन क्या है? नेवस वेस्कुलरिस। चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। और चौथा है मंगोलियन स्पॉट। 1 by 1 करके मैं पढ़ाऊंगा आपको। और आपको डेफिनेटली ये आपको पता रहेगा कि कौन सा टेलिंजेक्टिया नेवी है और कौन सा नेवस फ्लेमियस है और नेवस वेस्कुलरिस है और मंगोलियन स्पॉट है। आपको डायग्राम के साथ आपको बताऊंगा एकदम इजी तरीके से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेलेंजेक्टिवा नेवी के बारे में। क्या बच्चों? फर्स्ट, टेलेंजेक्टिव नेवी, टेलेंजेक्टिव नेवी। इसको स्ट्रोक बाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या बच्चों? ST और स्ट्रोक बाइट। ठीक है। और इसको एंजल किस के नाम से भी जानते हैं? एंजल और स्पाइडर नर्व के नाम से भी जानते हैं। और वीनस, वीनस अर्नोस के नाम से भी जानते हैं। टेलेंजेक्टिव नेवी, स्ट्रोक बाइट, एंजल किसस, स्पाइडर नर्वस और नेवस अर्नेस के तीन तीन चार नाम है इसका। हमेशा ध्यान रखो, मोस्ट मोस्ट कॉमन जो नेम है वो टेलेंजेक्टिव नेवी के नाम से है।
नेवी। ठीक है बच्चों, टेलेंजेक्टिवा नेवी। इसमें पहला है, इसमें क्या, इसमें तीन चीज अपन नोट करेंगे बच्चों।